नमस्कार दोस्तों। देखिए, लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कालीबंगा सभ्यता के बारे में। कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे आहड़ सभ्यता उदयपुर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में आपकी है, कांतली नदी के किनारे, उसके बारे में। और लास्ट वीडियो में अपन बात करेंगे बेराठ सभ्यता के बारे में। तो ये 4 सभ्यताएं आपके सिलेबस में दे रखी है, इनकी अपन मुख्य रूप से बात करेंगे, जिनमें से कालीबंगा की ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और प्ले लिस्ट में वो वीडियो आप जरूर देखिए। आज अपन बात करते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है आहड़ सभ्यता। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। तो ये कौन से जिले में है? तो राजस्थान की ये उदयपुर जिले में आहड़ सभ्यता का संबंध कहां से है? राजस्थान के उदयपुर जिले से इसका संबंध है। अब बात करते हैं स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से जानते हैं? तो स्थानीय भाषा में धूलकोट के नाम से जानते हैं। यानी धूलकोट का जो टीला है वहां पर सबसे पहले खुदाई का कार्य किया गया था। तो धूलकोट नाम कौन सी भाषा में? स्थानीय भाषा में। स्थानीय भाषा में इसको धूलकोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। धूलकोट का मतलब क्या होता है? रेत का टीला। धूलकोट का मतलब क्या होता है? रेत का टीला। स्थानीय भाषा में इसको धूलकोट के नाम से जानते हैं। धूलकोट का मतलब होता है रेत का टीला। कौन सी नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई है? तो नदी कौन सी है आपकी? आयड़ नदी है। आयड़ नदी। आयड़ नदी आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगर आयड़ नदी नहीं मिलता है तो इसका मतलब है बेड़च नदी आपको ऑप्शन में मिलेगा। एक ही नदी है ये दोनों, लेकिन नाम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि आयड़ नदी बाद में आगे उदय सागर जो तालाब है आपका, उसमें नहा धो के निकलती है, तो बाद में वही नदी बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। अगर ये दोनों ही आपको ऑप्शन में नहीं मिले, क्योंकि ऐसा सिनेरियो या तो बनेगा नहीं, और अगर बनेगा और ये दोनों ही आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको बनास नदी करना है। क्यों? क्योंकि जो बेड़च नदी है वो आपकी किसकी सहायक है? बनास की सहायक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बनास की सहायक। वैसे तो इन दोनों में से आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन अगर 1% ऐसा सिचुएशन बन जाए कि आपको इन दोनों में से ऑप्शन में नहीं मिले तो बनास आपको कन्फर्म मिलेगा, वहां पर आपको बनास इसका आंसर करना है। लेकिन आयड़ नदी और बेड़च नदी ही इसका राइट आंसर होगा, भले ही ऑप्शन में आपको बनास क्यों ना दे रखा हो। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखा है तो ऊपर वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेन नदी जो है वो आपकी बेड़च नदी है, बनास का इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन बेड़च बनास की सहायक है, इसलिए मैं आपको वहां पर बनास की सहायक लिख दिया। क्योंकि बाई चांस अगर ये ऑप्शन में नहीं आए तो आपको ये तो करना ही करना है, ठीक है। तो ये आहड़ सभ्यता है। अब देखिए अपन बात करते हैं इसके उत्खनन की। आहड़ सभ्यता का उत्खनन। तो उत्खनन में आपको देखिए 3 डेट ध्यान में रखनी है, ठीक है। उत्खनन में एक आपका 1953, एक आपका 1954 और एक 1961, ठीक है। और एक राजस्थान सरकार की ओर से उपस्थित। ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि जो आहड़ सभ्यता है उसके उत्खनन में कई लोगों का योगदान है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर सबसे पहले बात करें तो 1953 में, फिर 1954 में और उसके बाद में 1961 में। तो ये आपको 4 बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले 1953 में जो इसका उत्खनन किया गया था वो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। अक्षय कीर्ति व्यास, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? एक की व्यास के नाम से भी जानते हैं। आपको एग्जाम में या तो एक की व्यास देखने को मिलेगा, अगर एक की व्यास नहीं आता है तो अक्षय कीर्ति व्यास इसका पूरा नाम है। उसके बाद में 1954 में आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल और विजय कुमार, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। ये देखिए यहाँ पर लिखता हूँ सर्वप्रथम, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। सर्वप्रथम, ठीक है। अक्षय कीर्ति व्यास आपके ऑप्शन में आएगा
तो आपको अक्षय कीर्तिव्यास ही करना है, क्योंकि सबसे पहले जो शुरुआत है उत्खनन की वो अक्षय कीर्तिव्यास के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद में 1954 में RC अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था, और जो धूलकोट नामक स्थान है वहां पर व्यापक रूप से इसका उत्खनन हुआ था। देखिए यहाँ पर अपन लिख सकते हैं धूलकोट नामक स्थान पर व्यापक उत्खनन। ठीक है, तो ये RC अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा जो उत्खनन किया गया था वो आपका धूलकोट नामक स्थान के ऊपर किया गया था। उसके बाद में 1961 में जो उत्खनन हुआ था वो VN मिश्र और ST सांकरिया के द्वारा किया गया था। VN मिश्र प्लस HD सांकलिया। तो आयड सभ्यता के उत्खनन में कई लोगों का योगदान है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि केवल इसी ने उत्खनन किया है, क्योंकि 5-7 नाम आपको इसमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। और फिलहाल एग्जाम का जो ट्रेंड है, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा व्यक्ति आयड सभ्यता के या आयड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो वहां पर आपको इन सभी के नाम जब आपको याद होंगे तभी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाएंगे। अब बात करते हैं राजस्थान सरकार की ओर से जब उत्खनन का कार्य चल रहा था, तो राजस्थान सरकार की ओर से भी 2 व्यक्तियों को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। तो उनमें नाम आता है एक तो PC चक्रवर्ती और दूसरा आता है विजय कुमार का। यही विजय कुमार है, एक तो है PC चक्रवर्ती, PC चक्रवर्ती प्लस विजय कुमार। ठीक है, तो ये आयड सभ्यता के या आहड़ सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है। ठीक है, 1953, 54, 61 और राजस्थान सरकार की तरफ से कौन कौन यहाँ पर उपस्थित थे उनके बारे में अपन ने बात की है। अब देखिए बात करते हैं अपन जो आपकी आहड़ सभ्यता है उसके प्राचीन नाम की। एक है प्राचीन नाम और एक है उपनाम, दोनों अलग अलग है। देखिए दोनों की बात करते हैं। आहड़ सभ्यता के आहड़ सभ्यता के प्राचीन नाम। ठीक है, अब यहां पर अपन बात कर लेते हैं उपनाम की। तो यहां पर है आहड़ सभ्यता के उपनाम, यानी इसको और किस नाम से जाना जाता है, उपनाम तो वो हो गया, और ये आपका प्राचीन नाम, यानी कि पहले इसको किस नाम से जाना जाता था। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपको देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो प्राचीन नाम है उसमें एक तो आएगा आपकी ताम्रवती नगरी, क्योंकि अपने स्टार्टिंग में बात की थी कि एक तो कालीबंगा है, एक आपकी आहड़ सभ्यता है, एक आपकी गणेश्वर है और एक आपकी बेराट है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब अपन ने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं शुरू की थी उसी समय बताया था कि कालीबंगा है वो तो आपकी कैसी है, कांस्य युगीन सभ्यता है, और ये आपकी आहड़ और जो गणेश्वर है ये आपकी ताम्र युगीन सभ्यता है, और बेराट है वो आपकी लोहा युगीन सभ्यता है। तो इसके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ताम्र युगीन सभ्यता, इसका मतलब इसको ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से। गणेश्वर सभ्यता है वो तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से जाना जाता है, जबकि आहड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो इसका एक नाम हो गया। दूसरा नाम है अघाटपुर। अघाटपुर के नाम से भी इसी आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। और एक आपका अघाट दुर्ग, अघाट दुर्ग ये भी आपका इसी आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। और अघाट दुर्ग जो शब्द है वो गोपीनाथ शर्मा ने प्रयोग में लिया है, गोपीनाथ शर्मा ने। ठीक है, अगर पर्टिकुलर आपको नाम देकर पूछा जाए तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हो। जबकि आहड़ सभ्यता के उपनामों की बात करें तो इसमें बना संस्कृति और आहड़ संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। एक तो हो जाएगा बना संस्कृति, या फिर आ जाएगा आहड़ संस्कृति। और ये किसने कहा है, तो ये धीरज कुमार सांकलिया ने कहा है। ST सांकलिया, धीरज कुमार सांकलिया ने आहड़ सभ्यता के लिए बना संस्कृति या आहड़ जो संस्कृति है उसके नामों का प्रयोग किया है। ठीक है, ये आहड़ सभ्यता के उपनाम है। यहां पर मृतकों का टीला भी आपको ध्यान में रखना, मृतकों का टीला, तो ये भी इसी के लिए प्रयोग में लिया जाता था। ठीक है, तो ये आहड़ सभ्यता के
प्राचीन नाम हो गए और ये आहट सभ्यता के उपनाम हो गए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आहट सभ्यता का उपनाम या प्राचीन नाम नहीं है। तो प्राचीन नाम तीन है, ताम्रवर्ती नगरी, अगाटपुर, अगाटदुर्ग, और यहाँ पर आपको बनास संस्कृति देकर पूछा जा सकता है। तो वहां पर जो बनास संस्कृति है इसका उपनाम है, न कि प्राचीन नाम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अवशेषों की। कौन कौन से अवशेष हैं जो कि आहट सभ्यता से हमें प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, कल अपन ने बात की थी कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो कालीबंगा सभ्यता की जब अपन ने अवशेष देखे थे उस समय मैंने आपको बताया था कि एक पूजा की थाली मिली है, जो कि वहां पर मिस प्रिंट हो गया था। पूजा की जो थाली है वो आपकी कालीबंगा से नहीं मिलकर कहाँ से मिली है? आहट सभ्यता से मिली है। क्योंकि आहट सभ्यता के अपन अवशेष लिख रहे हैं, तो जो पूजा की थाली है वो कहाँ से मिली है? आहट सभ्यता से मिली है। तो उसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, वो थोड़ा फ्लो फ्लो में निकल गया था। पूजा की थाली हो जाएगा, पूजा की थाली कहाँ से मिला है? आपकी आहट सभ्यता से मिला है। फिर देखिए, अवशेषों में बात करें तो ये आपका एक अवशेष हो गया। दूसरा जो अवशेष है वो है निम्न मर्दभांड। निम्न मर्दभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब ये जो निम्न मर्दभांड प्राप्त हुए हैं ये कौन कौन से रंगों के हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये लाल प्लस काले रंग के मर्दभांड प्राप्त हुए हैं। लाल और काला रंग, ये जो मर्दभांड है ये कौन सी विधि से तैयार किए गए हैं? तो ये उल्टी तपाई विधि से तैयार किए गए हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, उल्टी तपाई विधि से ये मर्दभांड तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाल और काले रंग में ये मर्दभांड प्राप्त हुए हैं, उल्टी तपाई विधि से इनको तैयार किया गया है और ये आपके आर्य सभ्यता के अवशेषों में मिले हैं। अगला जो अवशेष है वो है टेराकोटा पद्धति से। टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक बेल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसको बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। लिख देता हूं मैं, देखिए, टेराकोटा पद्धति से निर्मित टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक बेल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये जो बेल है, इसी बेल को बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी बात अपन कर चुके हैं। ठीक है, अवशेषों में पूजा की थाली मिली है, निम्न मर्दभांड प्राप्त हुए हैं, कौन से रंग में है? लाल और काले रंग में मर्दभांड प्राप्त हुए हैं, उल्टी तपाई विधि से इनको तैयार किया गया है। और टेराकोटा पद्धति से निर्मित एक बेल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि इसको बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा माणक, लड़िया हार ये भी प्राप्त हुए हैं, कानों के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। माणक, लड़िया हार, कानों के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूजा की थाली मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उल्टी तपाई विधि से तैयार ये मर्दभांड है, बनासियन बुल की संज्ञा वाला, और ये कुछ आभूषण है, ये आपके कहां से प्राप्त हुए हैं? आहट सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, आहट सभ्यता की जो खुदाई की गई है वो 3 स्तरों में की गई है। कल अपने बात की थी कालीबंगा सभ्यता की जब खुदाई हुई है हनुमानगढ़ में, वो 5 स्तरों में हुई है, जिसमें पहले और जो दूसरा स्तर है वो पूर्व हड़प्पाकालीन अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं। तीसरे, चौथे और 5वें स्तरों में हड़प्पा के समकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसी तरीके से आहट सभ्यता की जब खुदाई की गई तो ये आपकी 3 स्तरों में की गई है। आहट सभ्यता की खुदाई 3 स्तरों में की गई है। ठीक है, 3 स्तरों में आहट सभ्यता की खुदाई की गई है। जो प्रथम स्तर में जब इसकी खुदाई हुई तो स्फटिक पत्थरों के अवशेष मिले हैं। प्रथम स्तर में जब यहाँ की खुदाई की गई तो स्फटिक पत्थरों के अवशेष
मिले हैं। अब ये स्फटिक पत्थर कौन से होते हैं? स्फटिक पत्थर होते हैं औजार बनाने वाले पत्थर, औजार बनाने वाले पत्थर, औजार बनाने वाले पत्थरों के अवशेष मिले हैं पहले स्तर में जब इसकी खुदाई की गई। द्वितीय स्तर, दूसरे स्तर में जब इसकी खुदाई की गई तो तांबे से संबंधित वस्तुएं मिली हैं। तांबे से निर्मित वस्तुओं के अवशेष हैं वो आपके दूसरे स्तर की खुदाई में मिले हैं, जिनमें मुख्य रूप से तांबा गलाने की भट्टी यहाँ से मिली है, तांबे के शस्त्र यहाँ से मिले हैं, तांबे के आभूषण यहाँ से मिले हैं। तो द्वितीय जो स्तर है वहां पर जब खुदाई की गई तो तांबे से निर्मित वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, तांबे से निर्मित वस्तुओं के अवशेष। जिनमें मुख्य रूप से क्या क्या मिला है? तांबा गलाने की भट्टी मिली है, तांबा गलाने की भट्टी मिली है, इसके अलावा आभूषण मिले हैं। ये जो आभूषण मिले हैं वो भी तांबे के ही आभूषण मिले हैं, ठीक है। तांबे से निर्मित वस्तुओं के अवशेष मिले हैं जिसमें तांबा गलाने की भट्टी मिली है और ये आभूषण मिले हैं और तांबे के शस्त्र मिले हैं। तांबे के शस्त्र, ठीक है। ये द्वितीय स्तर की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। अब देखिए तीसरे स्तर, तृतीय स्तर, जब आहट सभ्यता की खुदाई की गई तो इसका जो तीसरा स्तर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरे स्तर में लोहे के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। लोहे के अवशेष, लोहे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि लोहे के अवशेष कौन से स्तर में प्राप्त हुए हैं, तो ये तीसरे स्तर में प्राप्त हुए हैं। तो आहट सभ्यता की खुदाई 3 स्तरों में हुई है। जिस तरीके से कालीबंगा की जो खुदाई है वो 5 स्तरों में की गई थी, उसी तरीके से आहट सभ्यता की खुदाई 3 स्तरों में की गई है, जिसमें स्फटिक पत्थरों के अवशेष मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तांबा गलाने की भट्टी है वो आपको ध्यान में रखनी है, और लोहे के अवशेष है वो तीसरे स्तर में प्राप्त हुए हैं। तो ये अपने बात की है आहट सभ्यता से संबंधित जो अवशेष है वो। अब देखिए कुछ और भी अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जैसे आहत सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के, लेकिन वो लेख विहीन सिक्के हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का लेख उत्कीर्ण नहीं है, ठीक है। आहत सिक्के, आहत सिक्के मिले हैं, लेकिन वो सिक्के कैसे हैं? लेख विहीन सिक्के, क्योंकि आहत जो सिक्के होते हैं वो ठप्पा लगाकर इस तरीके से वो तैयार किए जाते हैं और वो लेख विहीन सिक्के आपके होते हैं। और ये जो सिक्के हैं ये इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हैं, ठीक है। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के। तो ये आपके कहां से मिले हैं? आहट सभ्यता की जब खुदाई की गई है वहां से मिले हैं। और यहां से 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं और 3 मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। 6 यूनानी मुद्राएं, ये भी आपके कहां से मिली हैं? आहट से मिली है, और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। ये जो 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं इसमें अपोलो शब्द यहाँ पर अंकित है, ठीक है। इस तरीके से ये मुद्रा है, यहाँ पर एक तरफ इस त्रिशूल अंकित है, और त्रिशूल के अलावा यहाँ पर आपका तीर और तर्कस भी अंकित है, एक दोहा भी लिखा गया है। यहाँ पर देखिए तीर प्लस तर्कस, इसका भी अंकन किया गया है, दोहा लिखा गया है, ठीक है। इस तरीके से कुछ लाइनें लिखी गई हैं, और दूसरी तरफ जो है वो अपोलो शब्द अंकित है, अपोलो अंकित है, जो कि आपके यूनान से संबंधित है, ठीक है। यूनानी मुद्रा है ये जो 6 यूनानी मुद्राएं हुई हैं यहाँ से प्राप्त हुई हैं आहट सभ्यता से। 3 मोहरें इसके अलावा यहाँ से प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक तरफ आपका त्रिशूल लिखा गया है, त्रिशूल जो है उसका अंकन किया गया है, और तीर और तर्कस का अंकन है, एक दोहे का अंकन है, और दूसरी तरफ जो है वो अपोलो शब्द अंकित है। अपोलो जो है वो एक यूनानी देवता है। ये जो मुद्राएं हैं यहाँ पर यूनानी देवता का अंकन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कल अपने बात की थी कालीबंगा सभ्यता की,
मैंने आपको बताया था कालीबंगा सभ्यता, और आज अपन बात कर रहे हैं आहड़ की। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कंपैरिजन जितना ज्यादा अपन करेंगे उतना ही ज्यादा अपन को चीजें याद में रहेगी। उसके बाद में गणेश और सभ्यता की अपन बात कल करेंगे, और उसके बाद में अपन बात करेंगे बेराट की। तो मैंने आपको बताया था कालीबंगा सभ्यता और बेराट सभ्यता ये दोनों ही कैसी है, नगरीय सभ्यता है। लेकिन आहड़ और गणेश्वर ये आपकी कैसी है, ग्रामीण सभ्यताएं हैं। ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए हमें ये कैसी है आपकी ग्रामीण सभ्यता है। आर्ट सभ्यता कैसी आपकी एक ग्रामीण सभ्यता है। ये पॉइंट आपको देखने में छोटे छोटे जरूर लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सी ग्रामीण सभ्यता है या निम्न में से कौन सी शहरी सभ्यता है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आर्ट सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं, यहाँ पर जो परिवार है वो संयुक्त परिवार के अवशेष मिले हैं। परिवार है वो कैसा है आपका, संयुक्त परिवार के अवशेष मिले हैं। संयुक्त परिवार के अवशेष मिले हैं। परिवार कैसा था, संयुक्त मिला था। इसका अंदाजा आप किस बात से लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही मकान में 6 चूल्हों के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। एक ही मकान में 6 चूल्हों के, एक ही मकान में 6 चूल्हों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और ये जो चूल्हे हैं इनके ऊपर महिला के हाथ का निशान है। ठीक है, महिला के हाथ का निशान है इन चूल्हों पर। महिला के हाथ का निशान है। अब आप कहेंगे 6 चूल्हे प्राप्त हैं, इसका मतलब संयुक्त परिवार कैसे है। पर उसका आदमी बड़ा सारा रहता है, एक आदमी एक महिला सुन के खंड बनाओ दिक्कत है, तब बड़ा सारा चूल्हा हुआ है जहाँ 4-5 महिला एक साथ का खंड बनाओ, साथ आदमियों का खंड जल्दी से बन जाए। इसलिए उसका संयुक्त परिवार है। आप आइडिया लगा सकते संयुक्त परिवार का अवशेष मिले, क्योंकि एक ही मकान में 6 चूल्हों के अवशेष मिले हैं। क्योंकि एक ही परिवार उसी बिंदु 6 चूल्हों की जरूरत भी कोई नहीं भी। ठीक है, संयुक्त परिवार है इसीलिए 6 चूल्हों की यहाँ पर आवश्यकता है। इसलिए एक ही मकान में 6 चूल्हों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और उन चूल्हों के ऊपर महिला के हाथ का निशान मिला है। ठीक है, यहाँ पर जो मकान मिले हैं वो कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान है। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान आहड़ सभ्यता से मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में भी अपन ने बात की थी, जो मकान है वो कच्ची ईंटों के बने हैं, लेकिन वहां का जो फर्श था वो पक्की ईंटों से बना हुआ था और वहां का फर्श अलंकृत था। वहां की जो नालियां थी कालीबंगा की वो आपकी काष्ठ निर्मित नालियां थी, लेकिन जो नालियां मिली हैं वो सुदृढ़ अवस्था में मिली हैं, मजबूत अवस्था में मिली हैं। उसी तरीके से आहड़ सभ्यता में भी जो मकान है वो कच्ची ईंटों के बने हुए मकान यहाँ से मिले हैं। और ये जो मकान है ये कैसे हैं, आयताकार है। ठीक है, इस तरीके से आयताकार शेप में बने हुए ये मकान मिले हैं। और यहाँ से कुछ फसलों के अवशेष भी मिले हैं, जैसे ज्वार है, चावल है, गेहूं है, इन फसलों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। ज्वार, गेहूं, और जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है, चावल। चावल, ठीक है, चावल के अवशेष यहाँ से मिले हैं। चावल के प्रमाण, ठीक है, क्योंकि चावल वाली चीज मैंने यहाँ पर हाईलाइट की है, ये चीज है इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, आहड़ सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा आहड़ जो सभ्यता है उसमें सर्वाधिक उत्खनन का कार्य है वो कौन से टीले पर किया गया है, धूलकोट के टीले पर किया गया है, इसलिए इसको धूलकोट की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। धूलकोट का मतलब होता है रेत का टीला। तो ये बात अपन कर चुके हैं। और सबसे पहले जो खुदाई की गई थी वो आहड़ स्थान से ही की गई थी, इसलिए इसको आहड़ सभ्यता के नाम से जाना जाता है, वरना इसको तमरवती नगरी के नाम से भी जानते हैं। अपन ने देखा है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो खुदाई की गई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी। और ये एक परंपरा है कि कोई भी सभ्यता जहां पर मिलती है सबसे पहले जिस स्थान की खुदाई की जाती है उसी स्थान के नाम पर उसी सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो आहड़ नामक स्थान से सबसे पहले यहाँ पर खुदाई हुई थी, इसलिए इसको आहड़ सभ्यता के नाम से जानते हैं। जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को अपन हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ इसको आहड़ सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अपन कालक्रम की बात करें तो लगभग ये 4000 साल पुरानी सभ्यता, लगभग है ये, ठीक है,
लगभग। अब 4000 साल पुरानी सभ्यता कैसे है, क्योंकि अपन इसका जो कालक्रम लिखते हैं वो 2000 ईसा पूर्व लिखते हैं। अभी वर्तमान में 2023 एंड होने वाला है, तो 2023 का मतलब ये 23 साल तो आप निकाल दो, 2000 साल तो ये और 2000 साल ईसा पूर्व है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 4000 साल हो गए। तो 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है आपकी आहड़ सभ्यता। अब एक शब्द है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, गोरे व कोठे। गोरे व कोठे, ये एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गोरे और कोठे क्या है और ये कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। गोरे और कोठे क्या है, आहड़ सभ्यता के अंतर्गत मिट्टी से निर्मित अनाज संग्रहित करने के उपकरण है, जिसको स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता है। आहड़ सभ्यता में, आहड़ सभ्यता में मिट्टी से निर्मित, किससे निर्मित है, मिट्टी से निर्मित है। अब उस समय तो मिट्टी होती थी, ठीक है, हालांकि पत्थर था लेकिन मिट्टी से निर्मित ये बने हुए हैं। आहड़ सभ्यता में मिट्टी से निर्मित है और किस काम में आते थे, अनाज संग्रहित करने के, अनाज संग्रहित करने के पात्र, जिसको स्थानीय भाषा में, इसको स्थानीय भाषा में अपन किस नाम से जानते हैं, गोरे और कोठे के नाम से जानते हैं। ठीक है, गोरे और कोठे के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। और इसके अलावा और भी कई चीजें मिली हैं, जैसे एक बिना हत्ते का जलपत्र मिला है। जैसे इस तरीके से यहाँ पर कोई हत्ता नहीं लगा हुआ है, ठीक है, बिना हत्ते का, ये बिना हत्ते का जलपात्र मिला है। ये जो जलपात्र है सेम इसी तरीके का जलपात्र कहां से मिला है, ईरान से मिला है। ये किससे संबंध दर्शाता है, ईरान से दर्शाता है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके का मिला है। तो हो सकता है कि यहाँ के जो व्यक्ति थे उनका ईरान के साथ में व्यापार होता होगा, जिसके कारण ये जो जलपात्र है ये भी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा। इसलिए यहाँ से अपना आइडिया लगा सकते हैं कि बिना हत्ते का जो जलपात्र मिला है ये बिल्कुल कहाँ से मिला है, ईरान से मिला है। इसलिए ये जो सभ्यता है ये ईरान से संबंध है वो दर्शाती है। इसके अलावा एक पत्थर मिला है, लेपिस लाजुली पत्थर, लेपिस लाजुली पत्थर, ये भी आपका कहां से मिला है, आहड़ सभ्यता का जब खुदाई की गई थी, उत्खनन किया गया था, उसमें मिला है। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी से निर्मित यहाँ पर दीपक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि इनके धार्मिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मिट्टी से निर्मित है, मिट्टी से निर्मित दीपक के अवशेष मिले हैं, दीपक के अवशेष मिले हैं। तो क्या दर्शाता है, जो दर्शाता है कि ये लोग किस प्रवृत्ति के थे, धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। इनके धार्मिकता होने का ये प्रमाण है। ठीक है, ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इस बात का आइडिया अपन लगा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ यहाँ पर दीपक का अवशेष मिला है। और यहाँ के जो लोग थे वो अपना जीवन यापन करते थे, तो किसी न किसी कोई हो सकता है उद्योग धंधो भी था, क्योंकि इसको ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं। तो यहाँ का जो प्रमुख उद्योग था वो क्या था, आपका तांबा था। प्रमुख उद्योग, प्रमुख उद्योग क्या हो जाएगा आपका, तांबा, क्योंकि ताम्रवर्ती नगरी था। तो यहाँ पर का प्रमुख जो उद्योग है वो भी क्या हो जाएगा आपका, तांबा, क्योंकि ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। इसके अलावा पशुओं की जानकारी भी यहाँ से प्राप्त होती है, पशुओं की जानकारी, पशुओं की जानकारी मिलती है। कृषि के अवशेष मिलते हैं, कृषि के अवशेष मिलते हैं। ये नॉर्मल चीजें हैं जो कि लगभग आपको हर सभ्यता में देखने को मिलेगी। एक चीज इंपॉर्टेंट है, गंदे पानी के निकासी के लिए, गंदे पानी के निकासी के लिए यहाँ पर चक्रकूप का प्रयोग किया जाता था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, गंदे पानी के निकासी के लिए, गंदे पानी के निकासी के लिए इसका उपयोग किया जाता था, चक्रकूप का उपयोग किया जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी बी टाइम का आदमी भी अत्ता समझदार होता, गंदा पानी इकट्ठो को नहीं पा देता।
ठीक है। और आज का टाइम कमा देख लियो क्या हालत है आपने, ये वाक्य बन बना हुआ, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा आपको बनना है। गंदे पानी की निकासी का प्रयोग आहड़ सभ्यता के लोग ये करते थे, और ये जो प्रमाण है वो आप देख सकते हो। गंदे पानी की निकासी के लिए इसका प्रयोग करते थे, चक्रकूप का प्रयोग करते थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये लेपिस लाजुली पत्थर वाला और चक्रकूप वाला ये प्रमुख, और ये बिना हत्थे का जो जलपात्र है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आहड़ सभ्यता से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं अपन सारी बात कर चुके हैं। देखिए एक बार जल्दी से अपन इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये बात अपन कर चुके हैं कालीबंगा सभ्यता की। आज अपन बात करें आहड़ सभ्यता की। तो आहड़ सभ्यता कौन से जिले में राजस्थान के, तो ये उदयपुर जिले में है, धूलकोट। इसका स्थानीय भाषा में इसका नाम है धूलकोट, का मतलब होता है रेत का टीला। कौन सी नदी के किनारे है, तो आयड़ या आहड़ नदी है। और आपकी बेडस नदी पे आपको देखने को मिल सकता है। ये दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी बनास की सहायक है, इसलिए बनास नदी हो जाएगा। फिर अपने उत्खनन की बात की थी, अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसका उत्खनन किया गया है सबसे पहले 1953 में। उसके बाद 1954 में आर सी अग्रवाल और विजय कुमार के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। धूलकोट नामक स्थान पर व्यापक रूप से उत्खनन हुआ था। 1961 में वी एन मिश्र और एस टी सांकलिया के द्वारा, और राजस्थान सरकार की तरफ से कौन लोग उपस्थित थे, एक तो पीसी चक्रवर्ती और एक विजय कुमार, ये राजस्थान सरकार की तरफ से उपस्थित थे। इसके प्राचीन नामों की बात की, ताम्रवर्ती नगरी, अघाटपुर, अघाट दुर्ग के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि गोपीनाथ शर्मा का कहना है। इसके उपनामों की बात की, ताम्रवर्ती नगरी या बनास संस्कृति, ये आर्ड संस्कृति, बनास संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है, और मृतकों का टीला के नाम से भी इसको जानते हैं। पूजा की थाली यहाँ से मिली, करेक्शन करना है आपको, कालीबंगा में लिख लिया था कल अपन ने, तो इसको करेक्शन करना है। पूजा की थाली है वो आहड़ सभ्यता में मिली है। निम्न मृदवान प्राप्त हुए हैं, कौन से रंग के हैं, तो ये लाल और काले रंग के, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। उल्टी तपाई विधि से इनको तैयार किया गया था, टेराकोटा पद्धति से। अब नीचे आपको कमेंट करके बताना है टेराकोटा का जो कार्य है वो कहाँ पर किया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में टेराकोटा का कार्य कहाँ का फेमस है, नीचे कमेंट करके आपको बताना है। देखते हैं कितने लोगों को पता है, अगले वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। एक बेल्स के अवशेष प्राप्त हैं, जो कि बनासियत बुल की इसकी संज्ञा दी गई है। मानक लड़ी, हार, कानों के आभूषण, ये कुछ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसकी खुदाई 3 स्तरों में की गई है। पहले स्तर में स्फटिक पत्थरों के अवशेष मिले हैं, जो कि औजार बनाने वाले पत्थर होते हैं। दूसरे स्तर में तांबे से निर्मित वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, जिसमें मुख्य रूप से तांबा गलाने की भट्टी मिली है। इसके अलावा आभूषण मिले हैं, तांबे के शस्त्र मिले हैं, और जो तीसरा स्तर है वहां पर लोहे के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के मिले हैं, यूनानी सिक्के मिले हैं, 6 यूनानी मुद्राएं हैं, जिसमें अपोलो शब्द अंकित है, ये यूनान के देवता हैं। ये एक प्रकार की कैसी आर्ट सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता है। और परिवार जो संयुक्त थे, एग्जाम्पल देखने को है कि यहाँ पर है चूल्हों के अवशेष मिले हैं, जो एक महिला के हाथ का निशान भी यहाँ पर है। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान है, और मकान की आकृति कैसी आयताकार है। मुख्य रूप से चावल के प्रमाण फसलों में यहाँ से मिले हैं। 4000 साल पुरानी लगभग ये सभ्यता है, 2000 ईसा पूर्व है। गोरे व कोठे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोरे व कोठे आर्ट सभ्यता में मिट्टी से निर्मित अनाज संग्रहित करने के पात्र थे, जिनको स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में अपन ने बात की थी बिना हत्थे का जलपात्र, जो कि ईरान से संबंध दर्शाता है। लेपिस लाजुली पत्थर, इसके अलावा मिट्टी से निर्मित दीपक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो कि इनकी धार्मिक होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसके अलावा ये ताम्रवर्ती नगरी के नाम से इसको जानते हैं, इसलिए प्रमुख उद्योग क्या हो जाएगा इनका, तांबा हो जाएगा। पशुओं की आकृति, कृषि से संबंधित अवशेष मिले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है चक्रकूप के अवशेष मिले हैं। ठीक है, चक्रकूप के अवशेष जो कि गंदे पानी की निकासी के लिए काम में लिया जाता था। तो ये आहड़ सभ्यता के बारे में कंप्लीट अपन बात कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि ये एकदम फ्री है। लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, ताकि सभी को पता चले कि जो प्रीमियम कंटेंट है वो आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा। और आप शेयर करेंगे तो और आपका तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपको जल्दी से वीडियो प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।